चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2। तो देखो आज हम इसमें क्या करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बैलेंस शीट ऑडिट। तो बैलेंस शीट ऑडिट का मतलब क्या होता है वो देखेंगे हम, पार्शियल ऑडिट क्या होता है वो देखेंगे, और मैनेजमेंट ऑडिट में भी शायद ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, जहाँ तक मुझे याद है ये करा दिया है। चलो कोई बात नहीं, दोबारा से कर लेते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट ऑडिट क्या होता है तो देखते हैं इसे हम। तो as it is apparent from the name of itself, is a balance sheet audit. The auditor check the capital, reserves, assets, liabilities, etc. disclosed in the balance sheet. मतलब कहने का मतलब क्या है कि बैलेंस शीट ऑडिट में क्या होगा ना, कि बैलेंस शीट के अंदर जितने भी आइटम्स होंगे ना उन्हीं चीज़ों को चेक करना है। उसके अलावा हमें किसी और चीज़ को चेक नहीं करना है। तो सिर्फ हम अगर हम बैलेंस शीट के आइटम्स को चेक करेंगे तो वो ऑडिट जो कहलाएगा वो कहलाएगा बैलेंस शीट ऑडिट। ठीक है, he checks only those documents which are related to the items given in the balance sheet। मतलब हम किस चीज़ों को चेक करते हैं, जो सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर गिवन होता है उन्हीं आइटम्स को चेक करते हैं। सच एन ऑडिट इज नॉट कंडक्टेड टू चेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सिमिलर अदर ट्रांजेक्शंस। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई और चीज़ों को आप चेक नहीं करते। ठीक है, सिर्फ किसको चेक करते हो, बैलेंस शीट को चेक करते हो। द वर्क ऑफ द ऑडिटर इज कन्फाइंड टू बैलेंस शीट ओनली। दिस टाइप ऑफ ऑडिट इज ऑडिट हैज़ अमेरिकन ऑरिजिन। ठीक है, तो बेसिकली इस टाइप का जो ऑडिट होता है वो कहाँ पर होता है, अमेरिका में होता है, अमेरिकन। ठीक है, यहाँ पे उतना ये पॉपुलर नहीं है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। तो अगर हम सिर्फ बैलेंस शीट को चेक करें तो वो जो ऑडिट कहलाएगा वो कहलाएगा आपका बैलेंस शीट ऑडिट। तो अभी हमें यहाँ पे चेक करना क्या होता है, हमें सारी चीज़ें चेक करनी होती है। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, उसका नाम क्या है, पार्शियल ऑडिट। तो पार्शियल ऑडिट में क्या होगा, इन केस ऑफ कंप्लीट ऑडिट ऑल द ट्रांजेक्शंस एंड बुक्स ऑफ अकाउंट are subjected to audit by the auditor, but when audit is conducted on, say, some of the transaction or record of a part or a whole of a period is called the partial audit। तो बेसिकली होता क्या है, ऐसा मान लो ये यहाँ पे कह रहा है कि कंप्लीट ऑडिट में क्या होता है, हम सारे बुक्स ऑफ अकाउंट सारे रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर पूरे साल का चेक करते हैं। जबकि पार्शियल ऑडिट में क्या होता है, हमें ना कोई एक पार्ट दे दिया जाएगा। जैसे उसने कहा कि सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करो। ठीक है, या उसने बोला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करो, सिर्फ जनवरी मंथ्स का चेक करो। तो वो किसी एक पार्ट का, किसी एक चीज़ का चेक करने के लिए कहेगा, तो उस टाइप का जो ऑडिट होगा वो कहलाएगा आपका पार्शियल ऑडिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल ऑडिट में रिलेट टू सम पार्ट ऑफ द वर्क फॉर द सम और whole ऑफ द पीरियड रिलेटिंग पीरियड फॉर ए स्पेसिफिक रीजंस। तो ये पार्शियल ऑडिट कराने का कोई भी रीज़न हो सकता है, मान लो किसी चीज़ को चेक करना चाहते हैं वगैरह वगैरह, तो उस केस में ही करवाया जाता है। ठीक है, ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बेसिकली जो कंपनी करवाती है वो क्या कराती है, फुल ऑडिट करवाती है अपना और पूरे साल का करवाती है, जिसे हम स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं, या फिर वो गवर्नमेंट कंपनी होगी तो गवर्नमेंट ऑडिट हो जाता है। ठीक है, अगर प्राइवेट कंपनी होगी तो प्राइवेट ऑडिट हो जाता है। तो इस टाइप के जो ऑडिट होते हैं, पार्शियल ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर आता है मैनेजमेंट ऑडिट। तो मैनेजमेंट अपने काम का जब ऑडिट करवाती है, अपने काम का सही तरीके से हुआ नहीं हुआ, जो प्लान्स वगैरह बनाए थे वही सही तरीके से उन लोगों ने इम्प्लीमेंट करा नहीं करा, तो उस चीज़ का जो ऑडिट करवाती है वो कहलाता है मैनेजमेंट ऑडिट। तो एक बार हम बुक की लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट ऑडिट इज़ अ टूल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। ठीक है, कि मैनेजमेंट ने जो भी प्लान्स वगैरह बनाए थे वो प्रॉपर तरीके से कंट्रोल, मतलब एग्जीक्यूट हो पाए नहीं हो पाए, जो कंट्रोल्स लगाने चाहिए थे वो लगे नहीं लगे, उन सभी चीज़ों को चेक करने के लिए मैनेजमेंट ऑडिट होता है। इट इज़ अ वेरी मच लाइक और अ periodical medical checkup of a business to ensure its sound and healthy growth। It is an audit of all the aspect of management concerning business। It is very wide in the concept and scope. It's cover every activities of the business। It covers all the areas of management, planning, organization, coordination and control। ठीक है, मैंने जैसे तुम्हें बताया कि मैनेजमेंट क्या होता है, अपने काम के लिए जो उन्होंने प्लानिंग करी, जो भी उन्होंने एग्जीक्यूशन करा, जो भी कोऑर्डिनेशन करना चाहिए था, जो भी कंट्रोल्स वगैरह लगाने चाहिए थे, वो सारी चीज़ें सही तरीके से हुआ नहीं हुआ, उस चीज़ की चेकिंग के लिए वो करवाते हैं मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है, कि उनसे कहाँ पे कौन सी गलती रह गई, क्या ऐसा गलत कर दिया उन्होंने जो बिजनेस में गलत इम्पैक्ट आया। ठीक है, कौन से कंट्रोल और अच्छे लगाने चाहिए थे, ताकि ना ये ऑडिट इसलिए करवाते हैं ताकि ना वो अपनी गलतियों को ढूंढ पाए और उसमें इम्प्रूवमेंट करके ना अपने बिजनेस को और अच्छे तरीके से ग्रोथ कर पाए। तो इस वजह से बेसिकली ये करवाया जाता है, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे कहता है राइट अ नोट ऑन ए टैक्स ऑडिट, व्हाई इज टैक्स ऑडिट इज नेसेसरी। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, टैक्स ऑडिट कैन बी डिफाइंड एज एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड
record to assess correctness of calculation of taxable profit to assure compliance with provisions of Income Tax Act and also ensure the fulfillment of conditions for claiming deduction under the Income Tax Act। तो बेसिकली होता क्या है टैक्स ऑडिट? टैक्स ऑडिट में क्या होता है ना कि जो आपने टैक्सेस वगैरह पे करे हैं, अब गवर्नमेंट को ना उस पर भरोसा नहीं हो रहा है कि जो भी आपने टैक्सेस वगैरह पे करे हैं, आपने जो इनकम कैलकुलेट करके बताई है वो एकदम सही है वगैरह वगैरह। तो इस केस में जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, वो इस चीज़ से बचने के लिए, मतलब कोई शक वगैरह पैदा ना हो वगैरह वगैरह, तो इस केस में ना वो टैक्स ऑडिट भी करवा लेती है। ठीक है, और कई जगह ये कंपलसरी भी होता है, आपको कराना होता है। ठीक है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं कंपनी इनकम टैक्स के क्या नाम है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ जगह है जहाँ पे आप बता रखा है कि अगर आप इस वाले कंडीशन के अंदर आते हो तो आपको कराना पड़ेगा। तो अगर आप वहाँ पे कंप्लाई करते हो तो उस केस में आपको टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ता है। ठीक है, तो टैक्स ऑडिट आपके ऊपर लगता है फिर। ठीक है, तो ये किसी भी बिजनेस के ऊपर, मतलब कुछ कंडीशंस अगर आपने उसको फुलफिल करा, कंप्लाई करा, तो आपको ना टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ेगा। तो स्कोप ऑफ द ऑडिटर्स रोल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 आर कंडक्टिंग द टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB। इसके लिए रूल दे रखा है कंपनीज एक्ट के अंदर 44 AB। बेसिकली ये तुम्हारा उस वाले चैप्टर के अंदर आता है, पीजीबीपी हेड के अंदर आता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। फिर उसके बाद कहता है यहाँ पे सर्टिफाइंग इन्फॉर्मेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फॉर क्लेमिंग द वेरियस डिडक्शन अंडर सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 1961 कंडक्टिंग सेलेक्टिव ऑडिट अंडर सेक्शन 142 क्लॉज 2A। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि सारे के सारे जो टैक्स ऑडिट के जो रूल्स वगैरह है वो बता रखे होंगे आपको, क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन देना है, सर्टिफिकेशन वगैरह देना है, वो सारी चीज़ें बता रखी होगी, और किस तरीके से आप ऑडिट कंडक्ट करोगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होगी। ठीक है, वगैरह वगैरह। अब देखो यहाँ पे क्या है, पर्सन टू वोम कंपलसरी, किन किन लोगों के ऊपर ये कंपलसरी होता है उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस दे रखा है। ठीक है, कि वो जो 144AB लगता है, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ना इसका एक सेक्शन बना रखा है जिसका नाम है सेक्शन 44AB। सेक्शन 44AB क्या कहता है कि वो हर एक बंदे को कंपलसरी हो जाएगा टैक्स, अगर वो इस वाली कैटेगरीज में आता है। कौन कौन? अगर बिजनेस है जिसका, ठीक है, एक मिनट बस, अगर कोई बिजनेस है जिसका टोटल सेल या फिर टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट 40 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, अब ये लिमिट चेंज हो चुकी है, ये 50 लाख है, 40 लाख नहीं है। अगर उसकी जो लिमिट मतलब टर्नओवर और सेल्स जो है ना वो 50 लाख से ज़्यादा है प्रीवियस ईयर का, तो उस केस में उसे ऑडिट कराना कंपलसरी होगा। और कौन सा ऑडिट कराएगा? वो टैक्स ऑडिट। फिर उसके बाद कहता है कि अगर कोई प्रोफेशनल है और उसकी जो प्रोफेशनल रिसीट्स है, मतलब जो जैसे मान लो डॉक्टर है तो डॉक्टर अपना जो फी वगैरह कलेक्ट करता है उससे जो रिसीट होती है, मतलब जो भी इनकम होती है, वो अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में। और तीसरे केस में कहता है कि अगर कोई अदर एसएससी है, ठीक है, वो आता है और उसके लिए जो भी रूल बताए जाएंगे वो, तो उन लोगों को टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी हो। ठीक है, तो ये था। अब आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स ऑडिट जब कराओगे तो उसके साथ साथ आपको रिटर्न फाइल करना होता है, जो हमने इनकम टैक्स के अंदर पढ़ा था, आईटीआर फाइलिंग करनी होती है ना, तो वहाँ पे भी आप क्या करोगे, इसके बारे में बताओगे। फिर अब सवाल ये आता है कि टैक्स ऑडिटर बनेगा कौन? तो टैक्स ऑडिटर कौन बनेगा? जो कंपनीज ऑडिटर होगा ना वही यहाँ पे टैक्स ऑडिटर बन सकता है। ठीक है, तो क्या है उसके लिए कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, जिसके पास सीए प्लस सीओपी होगी, वो क्या बन सकता है? टैक्स ऑडिटर बन सकता है। ठीक है, तो बस इतना सा है इसके अंदर, बाकी चीज़ें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ टैक्स ऑडिटर, कि अगर आप क्या हो, एम्प्लॉई हो, तो उस केस में आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु हैज़ अ रिटन बुक ऑफ द एसएससी, कि अगर मान लो आप ना चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और आप ना उसके रिटर्न्स वगैरह फाइल करते हो, एसएससीज के बुक्स वगैरह मेंटेन करते हो, तो अगर आप उस कंपनी के एम्प्लॉई हो गए, एक तरीके से देखा जाए तो आप एम्प्लॉई हो गए उस कंपनी के, अगर आप उस कंपनी के एम्प्लॉई हो गए तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो चाहे आप डायरेक्ट एम्प्लॉई हो, तो पॉइंट नंबर 1 में कहता है, या आप इनडायरेक्ट एम्प्लॉई हो, तो आप दोनों केसेस में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अपॉइंटमेंट ऑफ टैक्स ऑडिटर, टैक्स ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा यहाँ पर? बेसिकली यहाँ पे अपॉइंट करेगा मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट आपको अपॉइंट करेगा और आप क्या करोगे, अपने टैक्स की प्रोफेशनल सर्विसेज दोगे। उसके बाद नेसेसिटी ऑफ टैक्स ऑडिट क्या है? द पर्पस ऑफ टैक्स ऑडिट इज इंश्योर दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन मेंटेन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। द टैक्स ऑडिट also ensure that the accounts are the property
being presented to the SSC or assessing officer if and when called for। ठीक है, मतलब ये कहना क्या चाहता है कि टैक्स ऑडिट के अंदर क्या नेसेसरी होता है कि आप क्या करो, जो बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह मेंटेन किए गए हैं वो इनकम टैक्स के प्रोविज़न के हिसाब से मेंटेन किए गए हो, उस चीज़ को चेक करना, और जो भी कंप्लाइंस वगैरह है वो आप फुलफिल कर रहे हो। और जब भी आपसे असेसिंग ऑफिसर, जो इनकम टैक्स ऑफिसर होगा, जो इन्फॉर्मेशन मांगेगा वो आप क्या करोगे, उसे प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तो बेसिकली टैक्स ऑडिट के अंदर ये होता है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू मीन बाय द बैलेंस शीट ऑडिट, ये हमने ऊपर पढ़ लिया है। व्हाट आर इट्स एडवांटेज, ये अभी हम देखेंगे। हाउ डज बैलेंस शीट ऑडिट डिफर फ्रॉम द कॉन्टिन्यूस ऑडिट, तो बैलेंस शीट ऑडिट जो हमने ऊपर देखा था डेफिनेशन वही है यहाँ पर। ठीक है, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, देख लेना। अब क्या है डिफरेंस, देख लेते हैं इनके बीच में, कॉन्टिन्यूस ऑडिट और बैलेंस शीट ऑडिट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आता है पीरियड। पीरियड में कहता है कॉन्टिन्यूस ऑडिट, द ऑडिटर और हिज स्टाफ इज कॉन्टिन्यूसली इंगेज इन चेकिंग ऑफ अकाउंट्स थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर। हमने पढ़ा था फाइनेंशियल कॉन्टिन्यूस ऑडिट। कॉन्टिन्यूस ऑडिट में मैंने क्या बताया था कि कॉन्टिन्यूस ऑडिट क्या होता है, जिसमें ऑडिटर पूरे साल ऑडिट करता है। ठीक है, और बैलेंस शीट ऑडिट में क्या होगा कि आप क्या करोगे, बैलेंस शीट के आइटम का चेक करोगे एट द पॉइंट ऑफ द टाइम। बैलेंस शीट क्या होगा, जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, जब बनेगा, जब बैलेंस शीट बन जाएगा, जब चेक करोगे, तो एट द पॉइंट ऑफ टाइम चेक करोगे। ठीक है, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड। तो इसके लिए वर्ड यूज करा गया है कि कब करोगे, ऑडिट टेक प्लेस ओनली एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड। उसके बाद आता है स्कोप, क्या होता है, कॉन्टिन्यूस ऑडिट इन्वॉल्व डिटेल एंड एग्जॉस्टिव एग्जामिनेशन होता है, जबकि बैलेंस शीट में क्या होता है, लिमिटेड रिव्यू होता है। ठीक है, उसके बाद आता है सूटेबिलिटी। ये क्या होता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल होता है। ये क्या होता है, इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल चेक करने के लिए किया जाता है। उसके बाद कॉस्ट, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, जबकि इसकी कॉस्ट क्या होती है, इसके कंपैरिजन में कम होती है। ठीक है, बैटरी लो हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइनल ऑडिट और कॉन्टिन्यूस ऑडिट के बीच में डिफरेंस पूछा है, ये मैंने तुम्हें पहले पढ़ा दिया है, दोबारा नहीं कराऊंगा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है यहाँ पे इंटरिम ऑडिट और कॉन्टिन्यूस ऑडिट के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो इंटरिम ऑडिट पता है, इंटरिम डिविडेंड के लिए जो आप ऑडिट करवाते हो इंटरिम ऑडिट होगा। तो इंटरिम ऑडिट इज कंडक्टेड बिटवीन द टू एनुअल ऑडिट टू हेल्प द मैनेजमेंट टू टेक टाइमली एंड अप्रोप्रिएट डिस्कशन। ठीक है, कि डिविडेंड कितना देना है, किस तरीके से देना है, क्या रेट होना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ों के लिए आपने क्या करा है, इंटरिम ऑडिट करवाया। कॉन्टिन्यूस ऑडिट क्या होता है, ये थ्रू आउट द ईयर होता है, मतलब पूरे साल चेकिंग होती है और आप पूरे साल अकाउंट्स को चेक करते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, थ्रू आउट ईयर होता है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, एग्जामिनेशन करते हो, चेकिंग करते हो किस चीज़ का, अकाउंट्स का। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस इन फॉर इंटरिम पीरियड। इसमें क्या होता है साथ में, टू कीप द चेक ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इसमें चेक ट्रांजेक्शन करते हो आप। उसके बाद टू डिस्ट्रीब्यूट इंटरिम डिविडेंड, बेसिकली इसका मकसद ये होता है कराने का कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाओ इंटरिम डिविडेंड। उसके बाद टू गेट द लोन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरिम अकाउंट, कि इस बेसिस में लोन ले पाऊँ, इसके लिए भी करवाया जाता है। टू गेट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द इंटरिम पीरियड, कि इस पीरियड का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इस चीज़ को पता करने के लिए भी आप क्या कराते हो, इंटरिम ऑडिट कराते हो। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस ऑडिट क्यों कराते हो, टू कीप द चेक ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, चेक करने के लिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, एरर और फ्रॉड को अवॉइड करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। ठीक है, और बुक्स ऑफ अकाउंट को तुरंत ही क्लोज करने के लिए जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो, इस वजह से आप क्या कराते हो, कॉन्टिन्यूस ऑडिट करवाते हो। उसके बाद आता है यहाँ पे कॉन्टिन्यूस ऑडिट और एनुअल ऑडिट। ठीक है, सेम है जो हमने यहाँ पे देखा था, कॉन्टिन्यूस ऑडिट और फाइनल ऑडिट, तो सेम चीज़ है, बस नाम चेंज कर रखा है, फाइनल ऑडिट, कॉन्टिन्यूस ऑडिट। ठीक है, तो ये सेम चीज़ें हैं। आ जाओ यहाँ पे, मतलब फाइनल ऑडिट और एनुअल ऑडिट सेम चीज़ है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस ऑडिट तो पता ही है क्या होता है। तो फाइनल ऑडिट को बेसिकली तीन नाम से जाना जाता है, एनुअल ऑडिट, फाइनल ऑडिट और पीरियोडिकल ऑडिट। ठीक है, जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था अपने नोट्स से तो दिखाया होगा मैंने। उसके बाद देखो नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट इज़ द इंटरिम ऑडिट, ये पढ़ लिया हमने। फिर इंटरिम ऑडिट और इंटरनल ऑडिट के बीच में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, तो देखो इंटरिम ऑडिट और इंटरनल ऑडिट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले मीनिंग है, इंटरिम ऑडिट की मीनिंग यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे इंटरनल ऑडिट की मीनिंग लिख दो। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव हमने पहले भी देखा था, तो वही है यहाँ पे, टू नो द
profit and loss of the interim period, to distribute the interim dividend, to get the loan on the basis of interim account, to information about the financial position of the period. ये हमने इससे पहले वाले में भी देखा था, सेम ऑब्जेक्टिव यहाँ पे वही लिख दो चल जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, टू एस्टेब्लिश द एरिया ऑफ रिस्क, ताकि हमें ना पता चल पाए कि क्या क्या रिस्क हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, टू एस्टेब्लिश द कंट्रोल इन द प्लेस ऑफ एड्रेस दोज रिस्क, और हम उस रिस्क को कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उस चीज़ का पता लगाने के लिए हम क्या कराते हैं, इंटरनल ऑडिट कराते हैं, टू कैरी आउट द डिटेल टेस्टिंग ऑफ द कंट्रोल इन प्लेस। ठीक है, और जो हमने कंट्रोल्स वगैरह लगाए हैं वो सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा, उस चीज़ की टेस्टिंग कर पाए। इस वजह से हम क्या करते हैं, इंटरनल कंट्रोल करते हैं, टू मेक द रिकमेंडेशंस वेदर वीकनेसेस एंड इनएफिशिएंसी आर ऑब्जर्व्ड। ठीक है, और अगर कहीं पे कोई वीकनेस या फिर इनएफिशिएंसी पाई गई है तो उससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस दे पाए, इस वजह से इंटरनल ऑडिट कराया जाता है। मतलब और इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो हमें बताए कि इस वीकनेस और इनएफिशिएंसी को किस तरीके से दूर किया जाए। ठीक है, तो वो प्रॉपर रीजंस आपको देता है, ये करो, इस तरीके से करो और इस रीजंस को दूर करो। अब नेक्स्ट है कि इसे कंडक्ट कौन करता है, मतलब इंटरिम ऑडिट कौन करता है और इंटरनल ऑडिट कौन करता है। तो यहाँ पे इंटरिम ऑडिट क्या कौन करेगा, इंडिपेंडेंट ऑडिटर करेगा जो क्वालिफाइड होगा, और यहाँ पे इंटरनल ऑडिट कौन करेगा, ठीक है, कोई भी कर सकता है, चाहे वो कंपनी का एम्प्लॉय हो या ना हो, और चाहे वो क्वालिफाइड हो या ना हो। ठीक है, तो कोई भी बंदा यहाँ पे इंटरनल ऑडिट कर सकता है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट कराने के फायदे क्या 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 होते हैं। इट हेल्प द फिक्सेशन ऑफ एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमने पहले भी पढ़ा था। इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स। इट हेल्प द प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। ठीक है, इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ द ऑडिटर, और इट इंक्रीजेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो बेसिकली इंटरनल ऑडिट कराने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, एम्प्लॉय को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पता होता है, जिससे क्या होता है, उनको पता है कि मुझे क्या काम करना है, तो उससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, और उन्हें पता होता है कि उनके काम की चेकिंग होने वाली है, इस वजह से एरर और फ्रॉड क्या हो जाता है, अपने आप ही कम हो जाता है। जिससे अब जब एरर और फ्रॉड कम हो जाएंगे, तो जब एरर और फ्रॉड कम होंगे तो ऑडिटर का वर्कलोड कम हो जाएगा, क्योंकि उसे ज़्यादा चेकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और जब एरर और फ्रॉड ही नहीं होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या होगी, अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। तो ये फ़ायदा होता है इंटरनल ऑडिट कराने का। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिफरेंशिएट बिटवीन द पीरियोडिकल ऑडिट और बैलेंस शीट ऑडिट। तो पीरियोडिकल ऑडिट वही, फाइनल ऑडिट किसे कहते हैं वो आ गया, और बैलेंस शीट ऑडिट। तो पीरियोडिकल ऑडिट को हम देखते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, पीरियोडिकल ऑडिट वो ऑडिट होता है जो साल के एंड में होता है। ठीक है, तो सिंपल सी मीनिंग ये लिख लो, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। पीरियोडिकल ऑडिट इज अ डेट ऑडिट विच आर टेकन अप, ठीक है, एट द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या फाइनेंशियल पीरियड। ठीक है, ये क्या होता है, जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, मतलब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह मेंटेन हो चुका होता है, बन चुका होता है, उसके बाद जो ऑडिट होता है वो कहलाता है आपका पीरियोडिकल ऑडिट। और जबकि बैलेंस शीट ऑडिट क्या होता है, कि नाम से जैसा पता चल रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या करते हो आप, बैलेंस शीट के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है उस चीज़ को ऑडिट करते हो, तो उसे हम कहते हैं बैलेंस शीट ऑडिट। उसके बाद यहाँ पे स्कोप क्या होता है, यहाँ पे आप क्या कहते हो, यहाँ पे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग करते हो, जबकि यहाँ पे क्या होता है, बैलेंस शीट के अंदर जो आइटम्स दे रखे हैं तो सिर्फ उसी चीज़ की चेकिंग करते हो। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ताकि इससे आपको पता चल पाए कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर क्या क्या गड़बड़ वगैरह है वो पता चल पाए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बता रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस बता रखा है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं नहीं दे रहे, आपकी बैलेंस शीट की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, इस सभी चीज़ों के बारे में पता चल पाए। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है। यहाँ पे क्या होता है इसका ऑब्जेक्टिव, कि जितने भी असेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं जो रिकॉर्ड किए गए हैं वो करेक्ट वैल्यू में रिकॉर्ड हुए नहीं हुए उसके बारे में पता चल पाए। दूसरा, कि जितने भी असेट्स दिए गए हैं वो कंपनी के ही हैं या किसी और के हैं उसके बारे में पता चल पाए। जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज़ करें बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर वो सही तरीके से यूज़ करे नहीं करे उसका पता चल पाए। और जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी स्टैट्यूटरी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए थे, ठीक है, वो आपने फॉलो करे नहीं करे, उस चीज़ का पता करने के लिए क्या करते हैं हम, बैलेंस शीट ऑडिट करते हैं। तो बेसिकली किन किन चीज़ों को पता करने के लिए हम ऑडिट करते हैं यहाँ पे, कि असेट्स की वैल्यू सही तरीके से रिकॉर्ड हुई नहीं हुई। दूसरा, असेट्स के जो मालिक है, मतलब जो कंपनी ने रिकॉर्ड करा है असेट्स, वो कंपनी खुद उसकी मालिक है या कोई और है मालिक। तीसरा, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, मतलब जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे स्टॉक के लिए कौन सा यूज़ होता है, इन्वेंट्री के लिए AS2 यूज़ होता है, ठीक है, डिस्क्लोजर के लिए AS1 यूज़ होता है। ठीक है, तो जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो आपने फॉलो करे नहीं करे वो देखना। उसके बाद जो भी लीगल रिक्वायरमेंट होता है, जो भी स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट होता है वो आपने फुलफिल करा नहीं करना। ये सारी चीज़ों को चेक करने के लिए आप क्या करते हो, बैलेंस शीट ऑडिट करते हो। जबकि फाइनेंशियल ऑडिट क्यों करते हो आप, सॉरी,
पीरियोडिकल ऑडिट क्यों करते हो, फाइनल ऑडिट क्यों करते हो, ताकि आप क्या कर पाओ, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर इरेगुलरिटीज़ है उसका पता कर पाओ टाइमली। ठीक है। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपने दिखाया है, बैलेंस शीट जो बताया है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, इस चीज़ का पता करने के लिए आप ऑडिट करते हो। ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 खत्म हुआ। बाय बाय।